एस्ट्रो गुरु योगी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है सूत्र। चूंकि सूत्र यदि स्मरण में आ गए तो आप ज्योतिष के हर एक तथ्य को मजबूती से पकड़ सकोगे। और हम अधिकतर आपको यही प्रेरणा देते हैं कि ज्योतिष के सूत्रों को समझिए। फार्मूला अगर है आपके पास तो आपको वह चीज विस्मृत नहीं होगी, वो विषय विस्मृत नहीं होगा। जन्म कुंडली में राजयोग के अंतर्गत यदि आपको समझना हो तो पाराशरीय मतों के अनुसार जरूर इसका विषय देखें, पढ़ें और समझें। हम आपको इस वीडियो में आज इतने बढ़िया सूत्रों को समझाएंगे, प्रयास करेंगे समझाने का, क्योंकि हम इतने समझदार भी नहीं है जितना कि आपको हम समझा सके, परंतु जितना समझते हैं हमने गुरुमुख से सुना है उतना आपको समझाएंगे। जन्म कुंडली में सबसे जरूरी है सूत्रों को तो हम कैसे समझें। 5 श्रेणियों में आपको कुंडली के भावों को ले लेना चाहिए। 5 श्रेणियां, जैसे केंद्र कौन कौन से हैं? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। नंबर 1 श्रेणी ये हो गई। श्रेणी नंबर 2 नोट कर लीजिएगा, पंचमेश, नवमेश, लग्नेश। श्रेणी नंबर 2 एक इसमें आप जोड़ लीजिए। अब श्रेणी नंबर 3, तीसरा, छठा और 11वां भाव यानी त्रिषडाएश हो गई श्रेणी नंबर 3। नंबर 2 द्वितीयेश, द्वादशेश, ये श्रेणी नंबर 4 और अष्टम भाव ये श्रेणी नंबर 5। अब इन पांचों को आपने सूत्रात्मक तरीके से पकड़ लेना है। अब हम आपको ले चलते हैं एक विशेष, कोई भी, ज्यादातर तो हम लेते हैं काल पुरुष की कुंडली का चार्ट। अब आपको हम एक चार्ट लेंगे, चाहे वो हम मेष राशि का लें या फिर आपके सुविधे के अनुसार, आपकी सहजता के अनुसार, जिस प्रकार आप समझ सके उसके हिसाब से हम आपको एक चार्ट लेकर के समझाएंगे। केंद्र के स्थानों को, त्रिकोण के स्थानों को और त्रिषडाएश की चर्चा, द्वितीयेश इत्यादि की चर्चा बड़े ही तरीके से की गई है और बिना पूरा वीडियो देखे आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो से कुछ न कुछ ग्रहण जरूर कर रहे होंगे, और जो ग्रहण कर रहे हैं उनको हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब अवश्य करोगे, नहीं किया है तो कर लीजिएगा ज्योतिष के इन सूत्रों को समझने के लिए, क्योंकि हम सूत्र पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने फलित सूत्रों पर चर्चा की है, जिसमें हमने पूरे 25 छोटे छोटे वीडियो बनाकर दिए हैं। कोई 20 मिनट का है, कोई 16 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है। उन सूत्रों को भी आप समझ लीजिएगा। और मैंने वो एक जो होता है प्ले लिस्ट होती है वो मैंने रेडी करवा दिया है। उस प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा, फलित ज्योतिष सूत्र वीडियोस के नाम से है। तो आज अब हम चलेंगे, पहली बात तो योगों की चर्चा करेंगे तथा योग कब कैसे निर्मित होते हैं। उसके लिए हमने आपको 5 श्रेणियों की चर्चा कर दी है
कि आप जब भी किसी कुंडली को देखें तो इन 5 श्रेणियों को एक जगह नोट कर लें और उसके बाद उस श्रृंखला को लेकर के हम योगों पे चलेंगे। तो आइए अब हम लेते हैं एक चार्ट और उस चार्ट से समझेंगे योगों के बारे में, त्रिषडाएस, केंद्रेश, और इसमें हम विशेष प्रकार से योगात्मक प्रयोग ही लेंगे और उन योगों के अनुसार आपको देंगे एक प्लेलिस्ट अलग, जो कि नाम होगा ज्योतिष योग। और इन योगों को आप समझिएगा और मन अंदर पूरी तरह सूत्रात्मक तरीके से स्मृत करके लॉक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले कल में योग के बारे में ज्यादा ढूंढना न पड़े। तो आइए चलते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने मेष लग्न का ही चार्ट आपको सामने प्रस्तुत किया है। हम सबसे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि पाराशर जी का मत है, केंद्र के स्वामी ग्रह अगर नैसर्गिक शुभ जैसे गुरु, शुक्र आदि हों तो अपनी नैसर्गिक शुभता खो देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर केंद्र में है, केंद्र के ग्रह ये शुभ, तो अपनी नैसर्गिक यानी स्वाभाविक शुभता को खो देते हैं। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, चाहे वे नैसर्गिक शुभ ग्रह हों अथवा फिर पापी हों, शनि इत्यादि, मंगल, सूर्य इत्यादि। चाहे पापी क्रूर हों तो भी वो नैसर्गिक शुभ होंगे। ठीक है। द्वितीय तथा द्वादश भाव के स्वामी, सबसे पहले मैंने आपको पहले श्रेणी की चर्चा की, दूसरे श्रेणी की त्रिकोण के स्वामी की चर्चा की। अब द्वितीय तथा द्वादश भाव के स्वामी, इनको हम 2 भाग में लेते हैं, का और खा। का यदि एक राशि के स्वामी अर्थात सूर्य अथवा चंद्रमा हों तो शुभ अथवा अशुभ फल सूर्य तथा चंद्रमा के बल तथा स्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात सूर्य जिस राशि में बैठेंगे, मान लो सिंह राशि के सूर्य स्वामी होते हैं सिंह के, लेकिन वो जाकर के बैठ गए तुला में। अब यहाँ पर तुला का स्वामी शुक्र है। जब शुक्र पर बैठ जाएंगे ये, तो सूर्य अर्थात शुक्र की तरह काम करने लग जाएंगे। तो शुक्र के स्वभाव पर निर्भर करता है, अथवा यदि सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, जिस किसी के साथ बैठेंगे यह, तो उसके अनुसार काम करने लग जाएंगे, पर साहचर्य के अनुसार। एक तो ये बात हो गई। तो यदि एक राशि के स्वामी अर्थात सूर्य अथवा चंद्रमा, चंद्रमा भी एक ही राशि के स्वामी हैं, मतलब कर्क राशि के खाली स्वामी हैं। बाकी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हुई हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा केवल एक राशि के स्वामी हैं। तो शुभ अथवा अशुभ फल सूर्य तथा चंद्रमा के बल तथा स्थिति पर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा का बल साहचर्य के अनुसार किसी के साथ बैठे हुए, मित्र ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा का बल उसके अनुसार बढ़ जाता है। नंबर 2 खा, यदि 2 राशियों के स्वामी हों तो फल उस भाव का होगा जिसमें कि ग्रह की द्वादशेतर राशि स्थिति हो, जो द्वादशेतर हो। ठीक है, इसके बारे में हम आगे आपको कुंडली के चार्ट के द्वारा ही समझा देंगे। तृतीय, छठे तथा एकादश, तीसरा, छठा और 11वां स्थान का कोई भी स्वामी होगा वो पापी कहलाता है। ऋषि पाराशर का ये सूत्र है, एकादशेश स्वास्थ्य के लिए बुरा है लेकिन धन के लिए बुरा नहीं होता है, यह भी सोच लेना। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, परंतु स्वास्थ्य के लिए बुरा करेगा, एकादशेश धन के लिए बुरा नहीं करेगा। ठीक है। अष्टमेश ग्रह पापी है,
बलवान अष्टमेश आयुदायक तो है लेकिन धन नहीं देता, अर्थात निर्धन बनाता है। ये सूत्र है, समझिएगा। सूर्य तथा चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य सिंह राशि के अष्टम में है तो अष्टमेश होने का सूर्य को दोष नहीं लगता, और चंद्रमा अष्टम के कर्क में है तो चंद्रमा को कर्क का दोष नहीं लगेगा अष्टम में होने के कारण। ठीक है। अष्टम तथा तृतीय ये आयु स्थान है, इनसे द्वादश अर्थात सप्तम तथा द्वितीय मारक स्थान है। निर्बल द्वितीयेश तथा सप्तमेश अपनी दशा में आंतरिक अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट देते हैं। यदि आयु का अंतिम खंड आ चुका है तो मृत्यु भी दे देते हैं। ठीक है। केंद्राधिपत्य से जो शुभ ग्रह भी अपनी शुभता खो देते हैं, उनमें गुरु सबसे अधिक शुभ होने के कारण सबसे ज़्यादा शुभता को खो देता है। इसलिए दो केंद्रों का स्वामी गुरु अगर द्वितीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश आदि अनिष्टकारी भाव में निर्बल होकर स्थित होंगे तो बहुत अनिष्ट करते हैं। अब दो केंद्रों के स्वामी गुरु कैसे होंगे? मान लीजिए कि चौथे घर में धनु राशि आ गई तो सातवें घर में मीन राशि आ जाएगी। ये दो केंद्रों के स्वामी हो जाएंगे, इसलिए इनको ये दोष ज़्यादा लगता है। और अगर ये द्वितीय, छठे, आठवें, 12वें आदि अनिष्टकारी भाव में निर्बल होकर के बैठे होंगे तो बहुत अनिष्ट करेंगे, यह समझ लीजिएगा। ठीक है। ग्रह की अंतिम शुभता अथवा अशुभता का निर्णय उसकी दोनों राशियों के आधिपत्य द्वारा करनी चाहिए। जैसे कर्क लग्न के लिए सप्तम केंद्र का स्वामी होने के कारण शनि है ना, सप्तम मकर, जब लग्न कर्क है तो सप्तम केंद्र अर्थात शनि होने के कारण शनि यद्यपि अपनी अशुभता खो देता है, अशुभता खो देता है यानी कि बुरा नहीं करेगा, फिर भी रहता तो अशुभ ही है। क्यों कि जिस दूसरी राशि का यह स्वामी है वह कुंभ राशि अष्टम में पड़ती है जब मकर लग्न होगा तो, और अष्टमेश पापी होता ही है। इसी प्रकार तुला लग्न है, तुला लग्न के लिए मंगल द्वितीयाधिपति होने के कारण सप्तम भाव का, जिसमें कि इसकी अन्य राशि स्थित है, फल करेगा। भाई सप्तम में मेष राशि आ जाएगी तुला लग्न वालों के लिए, और द्वितीय घर में वृश्चिक आ जाएगी। मार्केश, अब मारक दोनों हैं। अब मंगल एक पापी ग्रह है, उसका सप्तम केंद्र का स्वामी होना उसकी अशुभता का नाश करता है। अतः तुला लग्न के लिए मंगल थोड़ा सा शुभ फल करेगा। हाँ, थोड़ा सा भी पाप प्रभाव यदि इस पर होगा तो अनिष्ट फल देगा। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि योग कारक ही मानना चाहिए, क्योंकि केंद्र का स्वामी दशमेश होने के कारण शनि अशुभ नहीं रहता है और नवमेश होने के कारण शुभ होता ही है। ये तो आप सब जानते ही हैं। गुरु के जो विचार करना है, गुरु को दो केंद्रों के स्वामी होने का दोष लगता है, लेकिन अगर लग्न धनु है या मीन लग्न है तब यह दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में गुरु लग्नेश भी है और गुरु का एक साथ केंद्र तथा कोण, लग्न कोण भी है ना, इसका स्वामी होना उसे दोषी बनाने की बजाय उल्टा योग कारक बना देता है। इसी प्रकार बुध को भी दो केंद्रों के आधिपत्य का दोष लगता है,
ये सत्य है, परंतु मिथुन अथवा कन्या लग्न वालों के लिए नहीं, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, त्रिकोणेश। यहाँ पर बुध केंद्र तथा कोण का एक साथ स्वामी बन जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो देख करके जरूर से जरूर कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ भी अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमें आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट जिज्ञासा भरे होंगे, हमें खुशी होगी और हम आपके उस जिज्ञासा को शांत करने का पुनः प्रयास करेंगे। एक बात और, हम सभी शिक्षार्थी हैं, हम शिक्षक नहीं हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, परंतु एक विश्लेषक हूं, विश्लेषण करता हूं, आप सबके साथ सर्वेक्षण करता हूं। मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि ज्योतिष सरस्वती विद्या है, ज्योतिष ब्रह्म विद्या भी है, वेदों का नेत्र भी है। इसलिए पूर्ण शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, आराधना और साधना के साथ लेकर इस विद्या को चले। हस्तगत अवश्य होगी, कुछ तो आपके और हमारे समझ में आएगा। तो बस अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, ओम।